हेलो स्टूडेंट्स, पैरावेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पशु पोषण में पढ़ेंगे प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल। एक टॉपिक है प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल, प्रॉक्सिमेट जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो हुई है अप्रोक्सीमेट से, यानी ये अप्रोक्सीमेट होंगे, ये लगभग होंगे। और प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? खाद्य पदार्थों में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा को प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल कहते हैं। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल का जो थ्योरी या कंसेप्ट दिया गया था वो दो वैज्ञानिकों हेनबर्ग और स्टोहमान नाम के वैज्ञानिकों द्वारा 1865 में जर्मनी की विंडे नाम के रिसर्च स्टेशन पर, जर्मनी की विंडे प्रयोगशाला में ये प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल के बारे में उन्होंने बताया। तो जो पशुओं को खिलाए जाने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे कोई बांट है या जैसे बिनौले की खल है, सरसों की खल है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में मौजूद हैं, उसे ज्ञात करने के हिसाब से ये प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल दिए गए। जैसे हमने पहला टॉपिक पढ़ा था न्यूट्रिशन में खाद्य पोषक का, जो फीड न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, जैसे जल है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन है। इस प्रकार से ही प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल होते हैं, जिन्हें ज्ञात किया जाता है कि खाद्य पदार्थ में कितने मात्रा में कौन सा अवयव मौजूद है। तो इन्हें क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल कहते हैं। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल में आता है पहला, 6 भागों में बांटा जाता है प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स को। पहला आता है जल, दूसरा आता है क्रूड फाइबर या फिर क्रूड प्रोटीन, तीसरा ईथर एक्सट्रैक्ट, चौथा क्रूड प्रोटीन, ठीक है। पांचवा खनिज लवण जिसको बोलते हैं टोटल ऐश या कुल राख, और एक आता है NFE, जिन्हें हम सीक्वेंस से अभी लिख देंगे। NFE यानी नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। इन सबको मिलाकर के क्या बोला जाता है? प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल बोला जाता है। तो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल की खोज किसने की थी? जर्मनी में हुई थी। क्या होते हैं प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल? खाद्य पदार्थों में उपस्थित, खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, खाद्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा को प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल कहते हैं। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल कहते हैं। खाद्य पदार्थों में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद होते हैं, तो इनकी खोज किसने की थी? प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल का कंसेप्ट या सिद्धांत, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल का सिद्धांत, या फिर हम इसे खोज कह सकते हैं, खोज। हेनबर्ग और स्टोहमान, ये दो वैज्ञानिक थे, हेनबर्ग और स्टोहमान नामक वैज्ञानिकों ने जर्मनी की विंडे प्रयोगशाला में, जर्मनी में एक विंडे लैब है, विंडे प्रयोगशाला में, विंडे प्रयोगशाला या जिसको बोल सकते हैं हम रिसर्च स्टेशन, जर्मनी की विंडे प्रयोगशाला या विंडे रिसर्च स्टेशन में 1865 में की। तो ये प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल का जो सिद्धांत या खोज है, हेनबर्ग और स्टोहमान नामक वैज्ञानिकों ने जर्मनी की विंडे प्रयोगशाला या विंडे रिसर्च स्टेशन में 1865 में दिए थे। तो ये खाद्य पदार्थों के विभिन्न पोषक तत्वों को मापने का एक क्या है? सिद्धांत है। तो प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स को 6 भागों में बांटा गया है। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल को 6 भागों में बांटा गया है।
अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल को 6 भागों में या 6 वर्गों में बांटा है, 6 वर्गों में बांटा जाता है। तो 6 भाग कौन कौन से हैं? अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है जल। जल को हम नमी भी कह सकते हैं, चारे में नमी की मात्रा, या इसे वाटर भी कहते हैं। तो पहला अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल क्या हो गया? जल। दूसरा अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल हो गया ईथर एक्सट्रैक्ट। ईथर एक्सट्रैक्ट जिसे ई से दर्शाया जाता है, ई। ईथर एक्सट्रैक्ट जो कि क्या है? चारे में लिपिड की मात्रा या वसा की मात्रा होती है। तीसरा मुख्य अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल हो गया सीपी या क्रूड प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन जिसे सीपी से व्यक्त करते हैं। चौथा अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल हो गया क्रूड फाइबर। क्रूड फाइबर जिसे सीएफ से व्यक्त करते हैं। पांचवा अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल हो गया नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट जिसे NFE से व्यक्त करते हैं, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। और इसमें घुलनशील शर्करा आती है, इसमें अघुलनशील जो कार्बोहाइड्रेट होती है जैसे सेल्यूलोज आती है। और लास्ट जो है वो है टोटल एस। टोटल एस। अब हम इनके सामने ही लिख लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है, और वो ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो वाटर का मतलब ये तो क्या होता है? पानी की मात्रा, पानी की मात्रा। दूसरी जो चीज है ईथर एक्सट्रैक्ट, इसका मतलब होता है वसा या लिपिड की मात्रा, वसा या लिपिड। तीसरा है क्रूड प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन का मतलब प्रोटीन हो गया। क्रूड फाइबर का मतलब हो गया जैसे सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, या फिर हम कह सकते हैं अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट। अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट, अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट। अगला है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। तो इसमें क्या आती है? घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट। और उसका उदाहरण है स्टार्च। यहां पर अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट है, उसका उदाहरण है सेल्यूलोज। और यहां पर घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है, NFE का मतलब। और टोटल एस का मतलब होता है कुल खनिजों की मात्रा या खनिज लवणों की मात्रा। कुल खनिज लवण कितने? तो ये प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल होते हैं। कितने प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल होते हैं? 6। दिया किसने था इनका सिद्धांत, इनका कंसेप्ट? हेनबर्ग और स्टोहमान नामक वैज्ञानिक ने प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल का सिद्धांत जर्मनी के विंडे प्रयोगशाला में दिया था, 1865 में दिया था। और प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल को 6 वर्गों में या 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। पहला जो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है उसे कहते हैं जल। पहला प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल कौन सा है? जल। तो चारे में नमी की मात्रा या चारे में नमी की मात्रा। चूंकि हम जानते हैं जल एक सभी चारों या खाद्य पदार्थों का एक मुख्य घटक होता है, और चारे में नमी की मात्रा या खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा को हॉट एयर ओवन द्वारा मापा जाता है। चारे में नमी की मात्रा को हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन द्वारा ज्ञात किया जाता है, द्वारा ज्ञात किया जाता है। चारे में नमी की मात्रा या खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा कैसे देखेंगे? चारे की जगह पर यहां खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा भी हो सकती है। खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा। और देखिए इसे कैसे निकालेंगे। हॉट एयर ओवन इस तरह से बक्सेनुमा एक उपकरण होता है इस प्रकार से, और यहां पर एक टेम्परेचर का रेगुलेटर होता है, थर्मोस्टेट। इस हॉट एयर ओवन को आप ऐसे कल्पना कीजिए कि ये जो पेटीज रखने का या फिर जो
गर्म करने का, खाद्य पदार्थों को गर्म करने का जो बेकरी में रहता है वो बक्सा टाइप वो है। अब इसमें चीजें गर्म होती है तो हमें जैसे किसी चीज का में जल की मात्रा निकालनी है, जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, कोई पशु का आहार है, कोई ज्वार या रिंज का है, या फिर कंसंट्रेट के अंदर कोई बांट है, उसमें जल की मात्रा ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले तोलेंगे। उसको पहले क्या करेंगे, तोलेंगे। माना कि उसके अंदर 10 किलोग्राम वजन था, उस खाद्य पदार्थ को हमने इसके अंदर रख दिया और इसको ऑन कर दिया, इसको टेम्परेचर दिया खाद्य पदार्थ को 100 डिग्री। 100 डिग्री टेम्परेचर करने पर पानी क्या है, इसमें से वाष्पीकृत होता है। कुछ समय बाद, कुछ देर बाद जो इसका पानी है वो उड़ जाता है। माना कि बाद में जो इसका भार पहले हमने तोल लिया कितना है, 10 किलोग्राम, बाद में इसमें रखा और इसमें रखने के बाद हमने निकाला और इसमें वजन आ गया 6 किलोग्राम। तो इस प्रकार हमने इसमें से जो वजन की कमी है, जो वजन की कमी हुई है वो क्या है, पानी की मात्रा। वजन की जो कमी हुई है हॉट एयर ओवन में रखने से, वही क्या है, पानी की मात्रा है। तो कैसे ज्ञात किया हमने, 10 - 6 = 4 kg। यानी दिए गए खाद्य पदार्थ में कितना प्रतिशत पानी है, 40% जल है। तो ये हम किससे ज्ञात करते हैं, हॉट एयर ओवन के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो इतनी बात याद रखनी है कि खाद्य पदार्थों में या चारे में नमी की मात्रा को हॉट एयर ओवन द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब हम दूसरा अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल पढ़ते हैं। दूसरा अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल हमें पढ़ना है ई, या जिसे हम बोलते हैं ईथर एक्सट्रैक्ट। ईथर एक्सट्रैक्ट, हम जानते हैं कि जो वसा है वो कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है। जल और वसा का कोई मेल नहीं होता, जल और वसा आपस में घुलनशील नहीं होते। वसा या लिपिड है वो किसमें घुलनशील होती है, क्या सिद्धांत है इसका, लिपिड या वसा कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है। जैसे हम देखते हैं कार्बनिक विलायक कौन कौन से होते हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, ईथर है। तो हम इनमें से एक ईथर को काम में लेते हैं। जैसे एग्जांपल है ईथर। तो चारे में जो वसा या लिपिड की मात्रा ईथर एक्सट्रैक्ट के रूप में व्यक्त की जाती है। चारे में, चारे या खाद्य पदार्थों में, चारे या खाद्य पदार्थों में लिपिड या वसा की मात्रा, लिपिड या वसा की मात्रा किसके रूप में व्यक्त की जाती है, ईथर एक्सट्रैक्ट के रूप में व्यक्त की जाती है। अब ये जो ईथर एक्सट्रैक्ट में क्या क्या शामिल होता है, इसमें देखिए वसा है, मोम है, लिपिड जैसे पदार्थ हैं, स्टीरोल्स हैं और वर्णक हैं, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो ई में क्या क्या शामिल होता है, ई में या ईथर एक्सट्रैक्ट में क्या क्या शामिल होता है, इसमें वसा या लिपिड, मोम, वर्णक, मोम, वर्णक, इस तरह के जो है पदार्थ शामिल होते हैं। अब इसे ज्ञात किससे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईथर एक्सट्रैक्ट की मात्रा का आकलन किससे किया जाता है, या चारे में ईथर एक्सट्रैक्ट को किससे ज्ञात किया जाता है। तो चारे में ईथर एक्सट्रैक्ट की मात्रा, चारा या खाद्य पदार्थ, बात एक ही है, चारे में ईथर एक्सट्रैक्ट की मात्रा सॉक्सलेट उपकरण, सॉक्सलेट उपकरण द्वारा ज्ञात की जाती है, द्वारा ज्ञात की जाती है। चारे में ईथर एक्सट्रैक्ट की मात्रा
सॉक्सलेट उपकरण द्वारा ज्ञात की जाती है, ये सॉक्सलेट एपरेटस। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि चारे में इथर एक्सट्रैक्ट की मात्रा किससे ज्ञात की जाती है? सॉक्सलेट उपकरण के द्वारा ज्ञात की जाती है। और ज्ञात करने का तरीका क्या रहता है? सॉक्सलेट उपकरण एक कांच का बना हुआ होता है, इस प्रकार से कांच का बना उपकरण होता है। इसके अंदर चारा डाल दिया जाता है और इथर भरा हुआ होता है। इथर भरा हुआ होता है, इथर बॉइल होता है, चारे में उपस्थित जो लिपिड है वो इथर के अंदर घुल जाता है, यह इसका सिद्धांत होता है। तो दूसरा खाद्य जो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल हो गया वो है इथर एक्सट्रैक्ट। तीसरा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल जिसे हम सीपी या क्रूड प्रोटीन कहते हैं, क्रूड प्रोटीन कहते हैं। क्रूड प्रोटीन क्या होता है? चारे में उपस्थित प्रोटीन और नॉन प्रोटीन की कुल मात्रा को क्रूड प्रोटीन कहते हैं। चारे में सत्य प्रोटीन और असत्य प्रोटीन दोनों ही शामिल होते हैं, किसमें? क्रूड प्रोटीन में। तो क्रूड प्रोटीन की क्या परिभाषा हुई? चारे में उपस्थित, चारे या खाद्य पदार्थों में उपस्थित नाइट्रोजनी पदार्थों की मात्रा, नाइट्रोजनी पदार्थों, या फिर जिसको हम कह सकते हैं प्रोटीन की कुल मात्रा क्या कहलाती है? क्रूड प्रोटीन कहलाती है। अब हम देखते हैं क्रूड प्रोटीन या सीपी। सीपी में क्या क्या शामिल होता है? सीपी में दोनों शामिल होते हैं, असत्य प्रोटीन प्लस सत्य प्रोटीन, असत्य प्रोटीन प्लस सत्य प्रोटीन। असत्य प्रोटीन कौन कौन से हो गए? यानी जो वास्तव में प्रोटीन नहीं है, क्या क्या है? जैसे यूरिया है, यूरिया में नाइट्रोजन तो होती है लेकिन ये प्रोटीन नहीं है। यूरिया है, एमाइड है, बाइयूरेट है, तो ये सब क्या है? नाइट्रोजन का परीक्षण देते हैं, तो ये क्या है? सब असत्य प्रोटीन में शामिल होते हैं। अब सत्य प्रोटीन में कौन कौन से होते हैं? जैसे एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, कोलाजन है। इस प्रकार की जो प्रोटीन्स होती है वो सत्य प्रोटीन होती है। तो सत्य प्रोटीन और असत्य प्रोटीन में क्या अंतर है? इस असत्य प्रोटीन को हम NPNB कह सकते हैं, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन। यानी इसमें प्रोटीन नहीं है फिर भी नाइट्रोजन है, या ऐसे कह सकते हैं इसमें वे पदार्थ शामिल होते हैं जो प्रोटीन नहीं होते हुए भी उनके अंदर नाइट्रोजन होती है। जैसे यूरिया है, NH2CONH2, प्रोटीन नहीं होते हुए भी यूरिया के अंदर क्या है? नाइट्रोजन। यूरिया, एमाइड और बायूरेट। तो ये असत्य प्रोटीन और सत्य प्रोटीन को टोटल मिला करके क्या बोलते हैं? क्रूड प्रोटीन। अब इस क्रूड प्रोटीन का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? क्रूड प्रोटीन का आकलन किस विधि से किया जाता है? तो चारे में सीपी का आकलन जेलडाल विधि के द्वारा किया जाता है। जेलडाल विधि के द्वारा किया जाता है। और कैसे किया जाता है जेलडाल विधि द्वारा? जेलडाल उपकरण होता है एक। जेलडाल विधि में क्या शामिल होता है? एक जेलडाल उपकरण होता है। जेलडाल उपकरण से चारे में नाइट्रोजन की मात्रा पहले ज्ञात की जाती है। तो इस विधि में क्या किया जाता है? इस विधि में, इस मेथड में जेलडाल उपकरण द्वारा चारे या खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात की जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा ज्ञात की
जाती है। कैसे ज्ञात करेंगे नाइट्रोजन की मात्रा? जेल डाल उपकरण के द्वारा पहले नाइट्रोजन की क्वांटिटी निकालेंगे, नाइट्रोजन की मात्रा निकालेंगे, और उस नाइट्रोजन की मात्रा को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रूड प्रोटीन की मात्रा आएगी। तो क्रूड प्रोटीन का सूत्र क्या हो गया? Cp इज इक्वल टू नाइट्रोजन की मात्रा गुणा 6.25। तो ये किसका सूत्र हो गया? ये हो गया Cp या क्रूड प्रोटीन का सूत्र। तो इस विधि में Cp का आकलन किस प्रकार किया जाता है? जेल डाल उपकरण द्वारा पहले तो क्या ज्ञात कर लो? नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन ज्ञात करके उसको 6.25 से गुणा कर दो। यहाँ 6.25 क्या है? 6.25 क्या है? एक फैक्टर है। यह 6.25 क्या है? एक फैक्टर है, यानी एक गुणक है, गुणक। और ये गुणक कहां से आया है? ये गुणक आया है चूंकि नाइट्रोजन की मात्रा प्रोटीन में 16% होती है। ये गुणक कहां से आया है? चूंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा 16% होती है, अतः यहां से ये फैक्टर आया है 100/16 इज इक्वल टू 6.25। ये गुणक आया है। और ये गुणक दूध के लिए, ये गुणक होता है दूध के लिए ये जो गुणक होता है वो कितना होता है? 6.28, 6.38, यानी 6.38 होता है दूध के लिए। तो हमने क्या निकाल लिया? Cp निकाल लिया। Cp कैसे निकलेगा? पहले नाइट्रोजन की मात्रा इस उपकरण से ज्ञात कर ली और उसे 6.25 से गुणा कर दिया। 6.25 से गुणा करने का कारण है क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है? नाइट्रोजन की मात्रा 16% मानी जाती है। तो Cp या क्रूड प्रोटीन की मात्रा होगी नाइट्रोजन की मात्रा गुणा 6.25। और जो ये Cp होता है, क्रूड प्रोटीन होता है, इसका पाचनशील भाग, डाइजेस्टिबल भाग क्या कहलाता है? DCP कहलाता है। तो यहां नोट लगा के लिख सकते हैं हम, Cp का पाचनशील भाग, डाइजेस्टिबल पोर्शन, Cp का पाचनशील भाग DCP कहलाता है। DCP डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन कहलाता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले तो जेल डाल विधि से हमने नाइट्रोजन निकाल ली, उसको 6.25 से मल्टीप्लाई किया, Cp आ गया। और Cp हम जानते हैं क्रूड प्रोटीन में दोनों प्रकार के प्रोटीन शामिल होते हैं, असत्य प्रोटीन और सत्य प्रोटीन। असत्य प्रोटीन क्या होते हैं? जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन को रखते हैं अपनी संरचना में, NPN रखते हैं, जैसे यूरिया है, एमाइड है और बायूरेट है। सत्य प्रोटीन में हम जानते हैं कोलाजन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है, प्रोलामिन है, हिस्टोन है। देश भर की जितनी भी प्रोटीन होती है वो क्या होती है? ट्रू प्रोटीन्स या सत्य प्रोटीन। अगला हम प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ये था तीसरा। और अगला हम प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल पढ़ते हैं चौथा, और उसका नाम है क्रूड फाइबर, CF, क्रूड फाइबर। और क्रूड फाइबर क्या होता है? ये अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट होती है, अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या क्या आता है इसके अंदर? एग्जाम्पल, सेल्यूलोज आता है इसके अंदर, सेल्यूलोज आता है इसके अंदर, हेमी सेल्यूलोज आता है जो रेशेदार होता है, हेमी सेल्यूलोज। इसके अंदर लिग्निन, पेक्टिन, सुबेरिन आदि आते हैं, लिग्निन है, पेक्टिन है आदि आते हैं। ये सब किस में आते हैं? क्रूड फाइबर में आते हैं। और क्रूड फाइबर क्या होता है? रेशेदार अवयव होता है, चारे का रेशेदार घटक होता है या खाद्य पदार्थों का रेशेदार घटक होता है जो आसानी से पाचनशील नहीं होता, इजीली डाइजेस्टिबल नहीं होता। तो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन आदि क्या होते हैं? ये क्रूड फाइबर के अंदर आते हैं। क्रूड फाइबर की मात्रा का आकलन चारे में H2SO4 या कंसंट्रेट H2SO4 या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा किया जाता है। तो CF की मात्रा का आकलन सांद्र यानी कंसंट्रेट H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं में उबालकर किया जाता है, में उबालकर
किया जाता है। और जो ये लिग्निन पेक्टिन है, इनके कारण चारे की पाचनशीलता घट जाती है। जब चारे में यानी सेल्यूलोज के साथ में लिग्निन पेक्टिन आ जाता है तो इनके कारण चारे की डाइजेस्टिबिलिटी घट जाती है। चूंकि चारा जब पकने लगता है, मैच्योर होने लगता है, फसल जब पकने लगती है तो उसमें पकती हुई फसल में, पकने वाली फसल में लिग्निन और पेक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे चारे की पाचनशीलता घट जाती है। तो क्रूड फाइबर में क्या शामिल होता है, इसमें अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट शामिल होती है, और लिग्निन और पेक्टिन है चारे की पाचकता को या पोषकता को कम करते हैं। अगला जो प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है, पांचवा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल है, वो है NFE, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। और इसका आकलन जो है इसकी गणना की जाती है। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, इसमें घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट, घुलनशील कार्बोहाइड्रेट शामिल है। जैसे क्या क्या है इसमें एग्जाम्पल है, जैसे स्टार्च है। स्टार्च किसमें आता है, NFE में। माल्टोज है, शर्करा है तो घुलनशील है। फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज शर्करा है, ये भी इसी NFE में आता है। सुक्रोज जो होती है यानी जो शर्करा होती है, चीनी होती है, वो भी इसी में शामिल होती है। तो ये जो घुलनशील कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनकी पाचकता या डाइजेस्टिबिलिटी अधिक होती है, इनकी पाचकता अधिक होती है। तो ये कौन सा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल हो गया, NFE। और लास्ट प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं टोटल ऐश या राख की मात्रा, टोटल राख, तो उसे बोलते हैं टोटल ऐश, जो छठा है टोटल ऐश। ऐश क्या होती है, ASH, ऐश होती है राख। और हम जानते हैं जब कोई भी चीज जलती है, कोई भी कार्बनिक पदार्थ जलता है, तो उसमें नीचे जो खनिज रह जाते हैं वो उसकी राख होती है। कार्बनिक पदार्थ तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके CO2 के रूप में उड़ जाते हैं, तो उसमें बहुत ही कम मात्रा में जो राख बचती है या उसे वो बोलते हैं खनिज, या इसका मतलब होता है खाद्य पदार्थों में उपस्थित खनिज की मात्रा। खाद्य पदार्थों में उपस्थित कुल खनिज, खाद्य पदार्थों में उपस्थित कुल खनिज की मात्रा, कुल खनिज की मात्रा, और इसे कहते हैं टोटल ऐश या ऐश। ऐश का मतलब होता है राख। और किसी भी चीज को, जैसे हमने घास है, घास में हमें खनिज की मात्रा ज्ञात करनी है तो घास को जला देते हैं, जलाने के बाद जो राख रह जाती है उसकी, वो उसमें खनिज की मात्रा होती है। और इसका आकलन किस में किया जाता है, टोटल ऐश का आकलन, टोटल ऐश का आकलन मफल भट्टी में, मफल फर्नेंस, मफल भट्टी जिसे बोलते हैं, मफल भट्टी में ज्ञात की जाती है, में ज्ञात की जाती है। और इसमें एक बात और है, इसका टेम्परेचर भी पूछा जा सकता है। मफल भट्टी का तापमान, मफल भट्टी का तापमान, ये क्या करती है, ये भट्टी जला करके क्या कर देती है, राख कर देती है। तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है। और चारे में या खाद्य पदार्थों में खनिजों की मात्रा इसके द्वारा ज्ञात की जाती है, मफल भट्टी के द्वारा। इसमें सिलिका भी शामिल होती है, खनिजों के साथ सिलिका, जो कि पादपों की कोशिका भित्ति में होती है। तो इस प्रकार हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल, जिसको 6 भागों में बांटा। हेनबर्ग स्टोमैन ने दिया था 1865 में, जर्मनी की विंडे प्रयोगशाला में। पहला जल है, उसकी मात्रा का आकलन होटेरोन के द्वारा किया जाता है।
दूसरा हमने पढ़ा ईथर एक्सट्रैक्ट, जिसको सॉक्सिलेट उपकरण से ज्ञात किया जाता है। 4 में लिपिड की मात्रा होती है। तीसरा हमने पढ़ा क्रूड प्रोटीन जेलडाल उपकरण द्वारा, जेलडाल विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। जेलडाल उपकरण द्वारा उसमें नाइट्रोजन ज्ञात की जाती है, जिसे 6.25 से गुणा करके हम क्रूड प्रोटीन की मात्रा का आकलन करते हैं। क्रूड प्रोटीन दो प्रकार का होता है, सत्य प्रोटीन और असत्य प्रोटीन। सत्य प्रोटीन में नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन शामिल होते हैं। सत्य प्रोटीन में वास्तविक प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, इस तरह की प्रोटीन शामिल होती है। असत्य प्रोटीन में नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन जैसे यूरिया, एमाइड, बायूरेट ये शामिल होते हैं। क्रूड फाइबर की मात्रा का आकलन जो कंसंट्रेट H2SO4 के द्वारा किया जाता है, जिसमें सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज यानी घुलनशील कार्बोहाइड्रेट आती है। और नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट के अंदर जो घुलनशील कार्बोहाइड्रेट है, जो पाचनशील कार्बोहाइड्रेट होती है, जैसे स्टार्च है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, इस तरह की जो शुगर्स हैं वो शामिल की जाती है NFE के अंदर। इसके बाद अगला जो है टोटल एस की मात्रा का आकलन, कुल राख की मात्रा का आकलन मफल भट्टी द्वारा किया जाता है। मफल भट्टी का तापमान 600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इस प्रकार हमने आज क्या पढ़ा, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल। धन्यवाद।